हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है, अभी का सिचुएशन। अगर संपत्ति के अधिकार में बात करें क्या है, देखो ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट हुआ करता था एक समय में। 1978 से पहले पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन समय बीता तो देखा गया फंडामेंटल राइट, ये संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमींदार वगैरह हुआ करते थे, उनके पास बहुत सारी संपत्तियां थी, और अगर जमीन का परिसमन करना हो, आय का अगर समान वितरण करना हो, तो ये कानून को सामान्य कानून में रखा जाना जरूरी था उस समय, तो इनको हटा दिया गया। तो हम बात करते हैं ये पहले, अगर हम बात करते हैं क्या है हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, ये संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट हुआ करता था कब 1978 से पहले। क्या हुआ 44वां जो अमेंडमेंट एक्ट, अगर बात करो अमेंडमेंट एक्ट, जो संविधान संशोधन के तहत, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, सीए हम बात करें सीए, तो अगर संविधान संशोधन शोधन 1978 को क्या क्या किया गया था इसमें, देखो इस दिन क्या किया गया था हमारा आर्टिकल 19 वन का क्लोज एफ है, ये जो 19 ये भी हमारा संपत्ति का अधिकार था। और आर्टिकल 31 को हटा दिया, आर्टिकल 31 को मतलब क्या कर दिया गया, निरस्त, इनको निरस्त कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन इसको क्या किया कि संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, देखो संपत्ति का अधिकार को फिर कुछ इनको सामान्य कानून, मतलब एक सामान्य अधिकार, सामान्य कानून का दर्जा मिला। अगर बोलो कि भाई इसको कहाँ रखा गया था, तो आर्टिकल, इसको सामान्य कानून के तहत कहाँ रखा गया, तो अनुच्छेद 300 ए में रखा गया, इसको आर्टिकल 300 ए में रखा गया है। भाग 12 की अगर भाग 12 में अनुच्छेद 12 के अंदर रखा गया है, भाग 12 अनुच्छेद 300 ए, मतलब समझो 300 ए का मतलब क्या था, एक बार मैं बता रहा हूँ। एक तो ये ए होता है, ये क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ 300 ए, मतलब इसके साथ रिलेट है, मतलब इसी का भाग 1 2 3 होगा भाग। लेकिन अगर मैं बात करूँ 300 ए, तो ये अलग कानून होगा, 300 एक अलग कानून होगा और 300 ए एक अलग कानून होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। ऐसे कानून को हम जब बाद में संशोधन करते हैं तो लाते हैं, ये आपको पता है ये क्या आया गया था, इनको हटाया गया था। तो हमारा एक सामान्य कानून हुआ करता था 1978 से पहले, बाद में इसको निरस्त करके एक हमारा मौलिक अधिकार से हटाकर। अगर हम बात करते हैं अगर हमारा जो मैन चीज आता है क्या है, आर्टिकल 31 ए, क्या बात अगर बात करें आर्टिकल 31 क्या है, आर्टिकल 31 ए, ये क्या हो, आर्टिकल 31 ए, ये क्या है, ए की बात करें तो इसमें सिंपल सी बात कहा गया है कि ऐसा कानून जो अगर राज्य अगर चाहे, ऐसा मतलब जो भी है, जो भी संपत्ति का जो राज्य चाहे तो कोई किसी संपत्ति का अपने अंदर अधिग्रहण कर सकता है। राज्य चाहे जो लोक कल्याण के लिए, इसमें आप समझ सकते हो लोक कल्याण के लिए राज्य, इसमें आप लिख दो राज्य लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, ठीक है ना, कर सकती है, चाहे आपका किसी व्यक्ति का हो, अगर वो लोक हित के लिए मतलब अधिग्रहण कर सकती है, तो इसको फंडामेंटल के आधार पर, मतलब फंडामेंटल तो क्या है, फंडामेंटल राइट के आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता। यह आर्टिकल 31 ए बताता है कि राज्य जो है कि अगर लोक हित के लिए, अगर वो चाहे लोक हित के लिए फंडामेंटल राइट को, मतलब जो राज्य लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिकार को मतलब संपत्ति को अधिग्रहण कर सकता है।
अब उसके लिए फंडामेंटल, अब ये अगर कोई संपत्ति का अधिग्रहण करे तो इनको फंडामेंटल राइट के आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, आपको समझ में आएगा आर्टिकल 31A किसको कहते हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, अक्सर हम पढ़ते हैं अनुच्छेद, जैसे हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट में हम क्या पढ़ते हैं, 31 को भूल जाते हैं, क्योंकि हम पता है कि भाई 31 तो हटा दिया गया संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया, लेकिन नहीं, ये हटाया नहीं गया, ये सिर्फ आर्टिकल 31 को ही हटाया गया। लेकिन आर्टिकल 31 क्लोज ए बी सी ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं, मेंस के भी आगे पढ़ेंगे, मेंस के भी कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसमें देखिएगा। आर्टिकल 31A आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें, अगर कृषि योग्य भूमि हो, कोई एक लैंड फॉर्म एरिया हो, अगर इसमें बात करूं कोई एरिया है जो एग्रीकल्चर लैंड फॉर्म, लैंड फॉर्म है, एग्रीकल्चर लैंड फॉर्म है, तो अब क्या करेगा सरकार के, कृषि योग्य भूमि अगर हो, योग्य भूमि को सरकार क्या करेगी, उसको क्या कृषि योग्य भूमि क्या करेगी सरकार, तो उसके लिए जब कृषि योग्य भूमि होगी, एग्रीकल्चर लैंड फॉर्म एरिया होगा, तो उसको सरकार एक मुआवजा देगी, सरकार उसका हर्जाना या मुआवजा देगी। मतलब अगर उसके एग्रीकल्चर लैंड फॉर्म का अगर सरकार किसी अगर फ्लाईओवर बनाने में यूज करी है, रोड बनाना, अक्सर देखोगे आपकी हाईवे गुजरती बीच खेत के बीच से गुजरती है, एक हाईवे, जब हाईवे गुजरती है तो बहुत सारे खेतों का नुकसान होता है, बहुत सारे एक निजी खेतों का अधिग्रहण किया जाता था, उस खेतों का जो खेत रहती है वो एग्रीकल्चर लैंड फॉर्म का मुआवजा दिया जाता था, जो मार्केट प्राइस के हिसाब से आप देखिएगा तो हर्जाना दिया जाता है। अगर ये आपको समझ सकते हैं, अगर एग्रीकल्चर लैंड फॉर्म उसका यूज हो रहा है तो। अब आर्टिकल 31B को पढ़ते ही और आगे हम पढ़ते हैं, इनको मैं मिटा देता हूं। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 31B ये क्या है, देखो अगर 31B की बात करें, पूरा का पूरा 9वीं अनुसूची पे आधारित है, सूची पर आधारित। देखो 31B क्या कहता है, ये पूरा का पूरा 9वीं अनुसूची पर आधारित है। ये आपको सिंपल सी बात बताता है, कोई भी कानून अगर इस अनुसूची के अंदर रख दिया जाए तो उसको न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता, न्यायिक समीक्षा नहीं दिया सकता कोई भी कानून को, कोई भी कानून को 9वीं सूची में रखने के बाद उसका न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसका कोई न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता। अगर जो नवीं अनुसूची के अंदर रख दिया जाए तो उसका कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता। ये आपको ध्यान रहना चाहिए इस बात का। ठीक है, आपको ये जो है नवीं अनुसूची में अगर आर्टिकल 31B है को अगर नवीं अनुसूची, ये 31B यही कहता है कोई भी कानून नवीं अनुसूची के पर ये पूरा नवीं अनुसूची पर आधारित है। अगर कोई भी कानून को नवीं अनुसूची में रखने के बाद उसका न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता। एक समय में इसका बहुत मतलब उपयोग हुआ करता था, दुरुपयोग भी हुआ करता था। लास्ट में जो उनका जो 1978 में मैं बात करूँ 73वां मतलब एक केशवानंद भारती केस में 1973 की बात बता रहा हूँ, 73 केशवानंद भारती केशवानंद भारती केस में इसको न्यायिक एक समीक्षा न्यायिक समीक्षा दे सकते, मतलब केशवानंद भारती 1973 के बाद केशवानंद भारती केस के बाद केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको न्यायिक समीक्षा
न्यायिक समीक्षा की अपील करने की मंजूरी मिल गई। ये आपको समझना है। 1973, देखो मैं एक बार और बता रहा हूँ यह क्या है न्यायिक समीक्षा। देखो 1973 क्या होता था, कोई भी कानून को अगर सरकार अपनी आत्मरक्षा के लिए, बचाव करने के लिए कोई भी कानून को उठाया, न्यायिक समीक्षा के अंदर रख दिया, और कानून की मतलब क्या 9वीं अनुसूची के अंदर रख दिया, और वो कोई न्यायिक समीक्षा नहीं दिया सकता, इसके वजह से वो अपनी बचाव कर लेते थे। ये अक्सर कभी ज्यादातर नकारात्मक साबित हुई थी उस समय, क्योंकि देखो अगर उस समय मैं बात करूँ तो फंडामेंटल राइट, हमारा संपत्ति का अधिकार भी हुआ करता था। अगर सरकार को ऐसा दिख रहा है कि भाई कोई बात है ज्यादा मतलब ऐसी परेशानी दिख रही, तो वो सीधा कानून को उठाकर न्यायिक समीक्षा के मतलब 9वीं अनुसूची के अंदर रख देते थे, और उसका सीधा सा मतलब है कि भाई आप दोबारा अपील नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से इसको देख रहा था सुप्रीम कोर्ट कि भाई इसका नकारात्मक उपयोग हो रहा है, तो इसलिए इसको हटा दिया गया कि भाई आप न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 39 जो हमारा 31B के बाद सी का, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। 31B जो हमारा है 31C, आर्टिकल 31C उनको पढ़ो। आर्टिकल 31C ये क्या है, ये देखो इसके अंदर आप पढ़ोगे। आर्टिकल 31C बोलता है कि अगर जो सरकार राज्य 39B, आर्टिकल 39B और 39C को लागू करने के लिए अधिनियम या अधिनियम बनाए या कानून बनाए तो उसको फंडामेंटल राइट के 14 और 19 के आधार पर 19 के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है ना, ये है। जबकि आर्टिकल, मैं आपको एक और नोट बता देता हूं, यहाँ पे क्या बोला है कि राज्य 39B और 39C को लागू करने के लिए जो अधिनियम या कानून बनाए तो उसको 14 और 19 के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते। देखो 39B और C क्या कहता है। 39B और C बोलता है कि भी एक जो आय समानता, राज्य जो संपत्ति का जो संकेंद्रण होता है, अगर मैं इसकी बात करूं 39 की, तो 39B क्या कहता है, जो संपत्ति का विकेंद्रीकरण करना नहीं, और संसाधनों का समान उचित वितरण, संसाधनों का समान और उचित वितरण। अगर वितरण इस टाइप का काम करते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 14-19 के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते। देखो कुछ ऐसे है फंडर, देखो इसलिए बोलते हैं कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट का हावी है। कुछ ऐसे अधिकार है जिसको राज्य उनको समय समय पर उनको पूरे समाज के लिए भलाई के लिए उसको लागू करती है। जैसे आप देख सकते हो भाई, एक जगह अगर आय का संकेंद्रण हो गया तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा, तो ये आपको समझना। अगर मैं बात को नोट करके एक बात और लिखवा देता हूँ, आप समझ में आ जाएगा। नोट इसमें देखिए कि कैसे डीपीएसपी फंडामेंटल राइट पर भारी है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है, आर्टिकल 13 सीधा बोलता है कि कोई भी कानून कह लो या अधिनियम फंडामेंटल राइट को अतिक्रमण करे तो वह शून्य हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए बोल सकते हैं डीपीएसपी जो है फंडामेंटल राइट पर भारी है, हावी है। तो ये आपको मैंने बताया क्या है ये
आर्टिकल संपत्ति का अधिकार का जो वर्तमान स्थिति है, फिर से मैं रिवीजन करता हूँ। देखो हमारे वर्तमान एक समय में, वर्तमान मतलब शुरुआती समय में क्या था, हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था क्या, संपत्ति का अधिकार। लेकिन वक्त बीतने के साथ संपत्ति को अगर समान उचित वितरण करना था, सरकार ने बोला कि भाई ये संपत्ति का अधिकार को हटा दिया जाए, तो 1978 में इसको हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को हटाने के बाद, और ये देखो आर्टिकल 19 क्लोज 1 का F जो है उनको हटाएगा और 31 को हटाएगा। इन दोनों को सिंपल कानून 301 के तहत भाग 12 के तहत रखा गया। ठीक है, इनको रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब हमें पढ़ना था आर्टिकल 31A। क्या आर्टिकल 31A बताता है कि कोई भी ऐसा कानून अगर सरकार गवर्नमेंट बनाती है जो सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए या कोई कानून बनाए कि भाई एक जगह का जमीन को अधिग्रहण करना, फॉर एग्जाम्पल किसी जमीन को अधिग्रहण करना है या निजी हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, तो उसको फंडामेंटल राइट के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते। ये आर्टिकल 31A कहते हैं, फंडामेंटल राइट है। आपको अगर एग्रीकल्चर लैंडफॉर्म है, कोई फार्मिंग एरिया है, कोई है स्पेसिफिक एरिया जिसपे हमारा बिजनेस है, कोई एरिया उसको अधिग्रहण करी है, तो सरकार उसका मुआवजा देगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हमने पढ़ा था आर्टिकल 39B के थे, आर्टिकल 39B। तो बी क्या कहता है, 39B बोलता है 31B, कि ये पूरा पूरा नवी अनुसूची पे आधारित है। अगर उस समय क्या हुआ करता था, गवर्नमेंट अपने बचाव के लिए कोई भी कानून को सीधा अनुसूची 9 के अंदर रख दिया करती थी, और अपनी आत्मरक्षा भी हुआ करता था, और किसी तरह अपने आप को राहत भी समझती थी। तो ऐसा देखा गया कि भाई बहुत सारी चीजों को देखिए भी जरूरत से ज्यादा भी उनको मतलब नकारात्मक यूज करने लगे थे, नेगेटिव वे में यूज कर रहे थे। आर्टिकल 39 मतलब 7वीं नवी अनुसूची का कोई भी कानून को उठाया डाल दिया, जबकि वो कानून को न्यायिक समीक्षा मिल सकती थी, उसका न्याय मिल सकता था, लेकिन फटाक से नहीं उसमें रख दिया नवी अनुसूची में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा 1973 में केशव भारती के तहत फैसला सुनाया कि भाई ऐसा नहीं होगा, कोई भी कानून को न्यायिक समीक्षा दी जाएगी और अनुसूची 9 क्यों ना हो। तो इस टाइप से हमने 31B को ही पढ़ा। 31C को हमने पढ़ा कि अगर राज्य 39B और C को लागू करने के लिए कोई ऐसा कानून या अधिनियम बनाती है, तो उसको आर्टिकल 14-19 के तहत हम उसको क्या करेंगे, हम उसको चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, हम उसको डायरेक्ट चुनौती नहीं दे सकते। क्यों ऐसा चुने, जबकि आर्टिकल 13 बोलता है कि कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट पर हावी होती है, उनका अतिक्रमण करते हो खुद ब खुद शून्य हो जाते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्यों, देखो अगर हमें देश का विकास करना, कुछ ऐसे डीपीएसपी से उसको हावी बढ़ाना पड़ेगा फंडामेंटल राइट को नीचे करके। इस टाइप से हमने आर्टिकल 39B को भी देखा, और इस टाइप से आपका मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे क्या है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, आपको देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।